हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, मैं रोहित गुप्ता आप लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से वरदान सीरीज के अंदर। आज का हमारा जबरदस्त टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स का मैटर वेव्स एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैं पूरा मॉडर्न फिजिक्स एक साथ एक लेक्चर में लेकर नहीं आया हूं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी ज्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं, तो मैंने दो हिस्से कर दिए हैं इसके। पहला हिस्सा जो मेरा है उसके अंदर मैं आप डिस्कस करने वाला हूं मैटर वेव्स एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आज का हमारा फोकस इन टॉपिक्स पर रहने वाला है। फिर किसी और वरदान लेक्चर के अंदर बेटा मैं आप लोगों के लिए न्यूक्लियर रिएक्शंस और एटॉमिक स्ट्रक्चर दोनों को लेकर आऊंगा। ठीक है बच्चों, तो बात करते हैं शुरू आज के वरदान सीरीज के आज के लेक्चर के बारे में, जिसमें हमें पढ़ना है मैटर वेव्स एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखते हैं सबसे पहला चीज क्या है हमारे पास, वो है बेटा डी ब्रॉगली वेवलेंथ। सबसे पहला वरदान हमारे पास है डी ब्रॉगली वेवलेंथ के ऊपर। ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या चीज है, इसको आप मैटर वेव के नाम से भी जानते हैं। डी ब्रॉगली ने कहा कि जो मैटर है वो वेव की तरीके से भी बिहेव कर सकता है। ये अपने आप में सुनने में काफी अजीब और गरीब है। वेव और पार्टिकल में क्या डिफरेंस होता है बेटा, वेव जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है स्पेस में। क्या मतलब इसका, जब मैं बोल रहा हूं तो सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है। जब मैं बोल रहा हूं तो सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, ठीक है ना। किसी एक के पास नहीं है, सबके पास मेरी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ये एक वेव है, साउंड वेव जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है स्पेस में। सेम एनर्जी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है स्पेस के अंदर। वहीं पर जब मैं पार्टिकल को कहता हूं तो बड़ा पार्टिकल लोकलाइज जो होता है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, वो लोकलाइज जो होता है। अगर मैं एक पत्थर फेंकता हूं हवा में तो वो एक ही बच्चा कैच कर सकता है उसको। एक पत्थर मैंने फेंका और सारे बच्चों ने कैच कर लिया, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज वो पत्थर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, वो पत्थर लोकलाइज्ड है। मैटर क्या होता है, लोकलाइज्ड होता है। दिस इज अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन वेव एंड अ मैटर। लेकिन डी ब्रॉगली ने कहा कि मैटर भी वेव की तरीके से बिहेव कर सकता है। मैटर का भी अपना एक वेव नेचर होता है, बट उसके लिए मैटर को चलना पड़ेगा। सो व्हेनेवर मैटर मूव्स it will behave like a wave, and that wave is called as a matter wave, and every wave has a wavelength. Every wave has a wavelength. Then what is the wavelength of a matter which is moving at some speed and is having a momentum, right? तो उसको हम कहते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। उसको हम कहते हैं बेटा डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो कितना होता है ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो बेटा डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा से लिखा जाता है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो बेटा लैम्डा से लिखा जाता है, और जो इसकी वैल्यू होती है लैम्डा की वो होती है h बाय पी। h बाय पी होती है। यहां पर h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, और p होता है बेटा मोमेंटम। अब आप चाहो तो मोमेंटम को मास इंटू स्पीड लिख सकते हो, तो h अपॉन में m भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मोमेंटम को आप चाहो तो काइनेटिक एनर्जी से भी रिलेट कर सकते हो। मोमेंटम को आप चाहो तो काइनेटिक एनर्जी से भी रिलेट कर सकते हो। कैसे करोगे, आप कहोगे मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी इज पी स्क्वायर बाय 2m और p इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। सो इफ आई पुट इट हियर I can say it is h divided by, instead of p I will write root over 2m into kinetic energy. ठीक, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई h अपॉन में रूट ओवर 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अच्छा जी, एक और फॉर्मूला हमको यहां पर मिलता है, और वो होता है कि एक चार्ज पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी आती कैसे है। तो एक चार्ज पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी को गेन करता है जब वो एक पोटेंशियल डिफरेंस से गुजरता है। तो इफ अ चार्ज पार्टिकल क्यू crosses a potential difference delta V, then the work done on the charge will be Q delta V. Work done on the charge will be Q delta V. ये वर्क डन होगा और ये वर्क डन ही इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी भी हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह पर आप लिख सकते हो Q इंटू डेल्टा V की बात। अब लोगे H अपॉन में रूट ओवर 2 टाइम्स M इंटू Q डेल्टा V। तो भैया चार्ज जो मर्जी हो सकता है, लेकिन स्पेशली एक चार्ज पार्टिकल ज्यादा पूछा जाता है और वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन
तो फॉर इलेक्ट्रॉन, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो लैम्डा विल बी रिटन एज h डिवाइड बाय रूट ओवर 2m, instead of q you will have e and delta v, right? Now you have to put the value of h. The value of h is 6.63, 10 to the power minus 34 joule second. The value of mass of electron is 9.1, 10 to the power minus 31 kg. The charge of electron is 1.6, 10 to the power minus 19 coulomb. So when we put all the values on and solve it, we get lambda is equals to root over 150 delta V. If you put delta V in volts, you'll get the answer in एंगस्ट्रॉम. आपको एंगस्ट्रॉम में आंसर मिलता है. और अगर आपको रूट 150 भी सॉल्व करना है तो 12.26 के आसपास आ जाता है ये, डिवाइड बाय रूट ओवर डेल्टा वी इन वोल्ट्स. अगेन द आंसर विल बी इन एंगस्ट्रॉम ओनली. आंसर विल बी इन एंगस्ट्रॉम्स ओनली. ठीक है ना, ये आंसर एंगस्ट्रॉम के अंदर ही आपको मिलने वाला है. समझ गए बात बेटा? तो ये था बेटा डी ब्रॉगली वेवलेंथ की कहानी. इन्हीं के ऊपर कोई ना कोई फॉर्मूला आप लोगों को मिलने वाला है. इसी में कुछ ना कुछ आप लोगों से पूछा जाने वाला है. ठीक है, तो देखते हैं एक क्वेश्चन डी ब्रॉगली वेवलेंथ के ऊपर. आइए, अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ या मॉडर्न फिजिक्स से जो क्वेश्चंस होते हैं कई बार ना दूसरे चैप्टर से भी रिलेट करके दिए जाते हैं. खास तौर से आईआईटी की एक खासियत होती है, वो दूसरे चैप्टर से रिलेट करके चीजें देने में विश्वास रखता है. ठीक है ना, तो यहां पर भी वो कह रहा है कि देखो भैया, अ पार्टिकल पी is formed due to complete inelastic collision of particles x and y. तो दो पार्टिकल हैं, एक है x और एक है y. ये दोनों आपस में भिड़ जाते हैं और इनइलास्टिक कोलिजन होता है और दोनों साथ में चिपक जाते हैं और साथ में चलते हैं. चिपका चल साथ में रहे. ठीक है ना. Having डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा x एंड लैम्डा y. तो इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा x है, इसका लैम्डा y है. मतलब इनके पास कुछ ना कुछ रफ्तार है दोनों के पास रिस्पेक्टिवली. इफ x एंड y वर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब x जा रहा था इधर तो y जा रहा था इधर, दोनों भिड़ गए आपस में, अब मिलकर बन गया है ये p और ये जा रहा है कुछ इस डायरेक्शन में और इसका कुछ लैम्डा p हमको निकालना होगा. ठीक है ना. सो देन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ p इज, p का डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है, लैम्डा p आपको निकालना है. तो सारा खेल मोमेंटम का है. मोमेंटम कंजर्व रहेगा. मोमेंटम क्या है? कंजर्व रहेगा. ठीक है, तो अगर इसके पास लैम्डा एक्स है तो इसके पास एक मोमेंटम भी होगा. तो व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एक्स? तो इट विल बी h अपॉन में लैम्डा ऑफ एक्स. व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ p? ओ y सॉरी, इट इज h अपॉन में लैम्डा ऑफ y. तो व्हाट इज द रिजल्टेंट मोमेंटम? तो उल्टा है ना ये. तो व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ p? p का मोमेंटम कितना होगा? मोमेंटम ऑफ x माइनस मोमेंटम ऑफ y. माइनस करना पड़ रहा, उल्टी डायरेक्शन में जा रहे थे इसलिए माइनस करना पड़ रहा है. आई बात समझ में? अच्छा जी ना, अगर मोमेंटम ऑफ p लिख रहे हैं तो सोच सकते हैं h अपॉन में लैम्डा p, h अपॉन में लैम्डा x, h अपॉन में लैम्डा y. लिख दिया हमने. h तो कट गया, तो हम क्या बोल सकते हैं हम कि भैया 1 बाय लैम्डा p इज 1 बाय लैम्डा x माइनस 1 बाय लैम्डा y. तो लैम्डा p विल बी इक्वल टू लैम्डा x, लैम्डा y, लैम्डा x. तो अगर देखें तो ये मैच करता हुआ मिल रहा है b से, हमें b से मैच करता हुआ मिल रहा है. लेकिन अभी आप ये कह सकते हो सर यहां पर एक डिफरेंस आ रहा है. आप यहां पर लैम्डा x माइनस लैम्डा y लिख रहे हो, यहां पर लैम्डा y माइनस लैम्डा x आ रहा है. तो क्वेश्चन ने कहीं पर भी मेंशन नहीं करा है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है. ठीक है ना. तो मैंने लैम्डा y को बड़ा ले रखा है, लैम्डा x को छोटा ले रखा है. ठीक है, मैंने इसका मोमेंटम ज्यादा मान रखा है ना, तभी मैंने अल्टीमेटली उसको राइट में जाता हुआ माना है. तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लैम्डा x माइनस लैम्डा y है कि लैम्डा y माइनस लैम्डा x है. मैंने क्या बड़ा माना? मैंने लैम्डा y को बड़ा माना, इसमें मेरा ये निकला. क्वेश्चन ने लैम्डा x को बड़ा माना हुआ इसलिए ये निकला. इसलिए हमें मेंशन नहीं किया हुआ, इसलिए बोथ द आंसर्स आर करेक्ट. ठीक है ना. तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो आप इसको मार्क कर देंगे. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा. बिल्कुल उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन में क्या रहा है कि दो पार्टिकल जो है वो मूव कर रहे हैं राइट एंगल्स टू ईच अदर. दे आर गोइंग एट राइट एंगल्स टू ईच अदर. तो एक पार्टिकल जा रहा है इधर और दूसरा पार्टिकल जा रहा है इधर. दे आर मूविंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है ना. वेवलेंथ दे रखी है लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2. परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन यहां भी हो तो दोनों साथ में सट जाते हैं, दोनों साथ में चलते हैं. ठीक है,
द डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा ऑफ द फाइनल पार्टिकल इज, जब ये मिल जाएंगे आपस में, फाइनल एक जो पार्टिकल बनेगा वो तिरछा कुछ ऐसे जाएगा, इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होगा ये आपको निकालना है। तो अगेन बेटा मोमेंटम कंजर्व करना पड़ेगा यहां पर आपको, ठीक है ना। मोमेंटम कंजर्व करके आप पहले इसका कुछ मोमेंटम P1 मान लो, कुछ P2 मान लो, और इसका मोमेंटम निकाल दो, इसका मोमेंटम निकाल दो, √P1² + V2² निकल जाएगा, और वहां से फिर P को लैम्डा के टर्म में कन्वर्ट करके आपको लैम्डा की वैल्यू भी मिल जाएगी, ठीक है। आई होप आप लोग कर लोगे इसको, होमवर्क क्वेश्चन है बेटा, और कमेंट में अपने आंसर लिखना है कि आपका आंसर क्या रहा, कमेंट में अपना आंसर लिखना है कि आपका आंसर क्या रहा। चलते हैं बेटा अगले वरदान पर, वरदान नंबर 2, और वरदान नंबर 2 है आइंस्टाइन फोटोन थ्योरी। आइंस्टाइन का फोटोन थ्योरी क्या है, आइंस्टाइन का फोटोन थ्योरी क्या है, ठीक है ना। तो अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर सबसे पहले एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नामक चीज हुई, ठीक है ना। एक फोटो इलेक्ट्रॉन्स को, लाइट एक मेटल पे गिरी और उससे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हुए देखे गए, उनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहा गया। फोटो इलेक्ट्रॉन बिकॉज लाइट, फोटो मतलब लाइट, लाइट के गिरने से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा वो है फोटो इलेक्ट्रॉन, और जिस इस इफेक्ट को हमने क्या कह दिया, इस फिनोमेनन को क्या बोल दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोल दिया। जब ये इफेक्ट हुआ, जब ये सबसे पहले हमारे सामने आया, तो हमारे जो साइंटिस्ट थे वो चकरा गए, क्योंकि इस इफेक्ट से जो ऑब्जर्वेशन निकल कर आ रही थी, इस एक्सपेरिमेंट्स की जो ऑब्जर्वेशन निकल कर आ रही थी, जो होता वो हम देख रहे थे, वो एग्जिस्टिंग वेव थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा था। मतलब अगर लाइट को वेव माना जाए, लाइट को वेव माना जाए, ठीक है ना, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो ऑब्जर्वेशंस थी वो एक्सप्लेन नहीं हो रही थी। मतलब इस इफेक्ट में लाइट वेव की तरह बिहेव नहीं कर रही थी। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर लाइट वेव की तरीके से बिहेव नहीं कर रही थी। सारे एग्जिस्टिंग साइंटिस्ट अब पागल हो चुके थे, अपना सर खुजा रहे थे, जैसे कि आप लोग सर खुजाते हो जब आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है। सर आप पढ़ाते हो, सब समझ में आता है, घर में क्वेश्चन करते हैं नहीं बनता है। वही हाल उन साइंटिस्ट का था, ठीक है ना। सारी थ्योरी पढ़ ली उन्होंने, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और जहां पर कुछ सब लोग हार मान जाते हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, वहां कौन आता है, वहां आता है आइंस्टाइन। आइंस्टाइन जी आए, उन्होंने कहा कि अच्छा एग्जिस्टिंग थ्योरी जो है वो काम नहीं कर रही है, तो एक काम करते हैं, हम नई थ्योरी लिखेंगे। तो उन्होंने एक पूरी की पूरी नई थ्योरी लिखी, जिसको कहा गया आइंस्टाइन फोटोन थ्योरी। क्या कहा गया, आइंस्टाइन फोटोन थ्योरी कहा गया। तो आइंस्टाइन फोटोन थ्योरी क्या चीज है, तो आइंस्टाइन ने कहा कि देखो भैया लाइट जो है ना, जितना तुम सिंपल समझ रहे हो उतना सिंपल है नहीं। लाइट जो है इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स कॉल्ड फोटोन्स और क्वांटा। तो लाइट के पास बहुत सारे छोटे एनर्जी पैकेट्स हैं, जिसका नाम क्या है, फोटोन है या फिर क्या है, क्वांटा है। फोटोन है या फिर क्या है, क्वांटा है। तो फोटोन या क्वांटा जो है हमारे पास, उनका जो मास है वो होता नहीं है, वो जीरो मास होता है। फोटोन्स हैव जीरो मास, फोटोन्स का मास नहीं होता है, फोटोन्स हैव जीरो मास, उनका कोई मास नहीं होता। मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल फोटोन क्या होता है, तो मास नहीं होता है लेकिन मोमेंटम होता है, एनर्जी होती है, पावर होती है, इंटेंसिटी होती है। बात समझो, मास नहीं होता लेकिन फिर भी क्या है, मोमेंटम होता है, एनर्जी होती है, पावर होती है, इंटेंसिटी होती है। कितनी होती है, तो मोमेंटम कितना होता है, तो मोमेंटम जो P से लिखा जाता है, मोमेंटम की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। मोमेंटम लिखा गया E/c। मोमेंटम को अब m इंटू वी से डिनोट नहीं किया गया, मोमेंटम को m इंटू वी से डिनोट नहीं किया गया, बल्कि डिनोट किससे किया गया, एनर्जी अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट से डिफाइन किया गया। दैट इज अ न्यू डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम फॉर अ फोटोन। तो ये नई डेफिनेशन है बेटा, ये फोटोन के लिए लिखी गई है, ठीक है ना। द मोमेंटम ऑफ अ फोटोन इज E/c। एनर्जी के हिसाब से उसका मोमेंटम देखा गया। तो यहां पर अब हम बोल सकते हैं E = PC।
अब ये पीसी क्या है भैया? पर्सनल कंप्यूटर? नहीं। पीसी क्या है? प्रियंका चोपड़ा? नहीं। पीसी क्या है? मोमेंटम इनटू स्पीड ऑफ लाइट है। एनर्जी इक्वल्स टू मोमेंटम इनटू स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है। एनर्जी किसकी? एक फोटोन की। मोमेंटम किसका? एक फोटोन का। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आई बस समझ में? बहुत अच्छी बात। बट एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल फोटोन क्या होगा? एक फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? हमने लिखा E = PC लिखा हमने, बट एक और तरीके से इसको डिफाइन किया गया। ठीक है। सो एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन, जो यहां पर E लिखा वही वाला E है अभी। एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन विल बी इक्वल टू, ठीक है ना, हाउ मच? इट इज गिवन बाय h × फ्रीक्वेंसी। अब आप कहोगे सर फोटोन तो आपने एक पार्टिकल कह दिया, अब उसकी फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या? ये फोटोन की फ्रीक्वेंसी नहीं है बेटा, ये फ्रीक्वेंसी है उस लाइट वेव की जिसका फोटोन हम ले रहे हैं। ठीक है ना? उस वेव की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से फोटोन की एनर्जी डिसाइड होती है। अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेव होंगी तो उनके अंदर जो एनर्जी पैकेट्स होंगे उनकी एनर्जी भी अलग अलग होगी। ठीक है ना? तो एनर्जी कितनी है? h × f, या फिर f को हम बोल सकते हैं c/λ, तो hc/λ भी कह सकते हो आप। और क्या सर हम एनर्जी को p × c भी बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये पूरा फॉर्मूला आपको मिल गया। अच्छा जी, अब बात करते हैं पावर ऑफ लाइट की। अगर लाइट आ रही है तो उसके बाद एक पावर होती है। पावर क्या है? पावर है एनर्जी पर सेकेंड, कि एक पॉइंट पे या एक एरिया में कितना एनर्जी पर सेकेंड आ रहा। आ रही बात समझ में? पर सेकेंड कितना एनर्जी आ रहा, दैट इज पावर। ठीक है, पर सेकेंड कितना एनर्जी आ रहा, दैट इज पावर। ठीक है ना? तो हमने कहा पावर क्या है? एक फोटोन की एनर्जी तो ये। तो अगर हमें n फोटोन्स रिसीव हो रहे हैं हर सेकेंड, तो n/t कर दिया हमने। ठीक है ना? मल्टीप्लाई बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, मल्टीप्लाई बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। ठीक है ना? n/t क्या हो? नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड हो गया। क्या है ये है नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड, एंड द टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स इन t टाइम, डिवाइड बाय टाइम कर दिया तो पर सेकेंड आ गया। तो नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड को मल्टीप्लाई कर दिया एक फोटोन की एनर्जी से, तो टोटल एनर्जी पर सेकेंड मिल गई हमको, दैट इज द पावर। सो पावर के लिए भी हमने p यूज कर रहा है, मोमेंटम के लिए हमने p यूज कर रहा है। तो एक काम करता हूं, मैं पावर के लिए पूरा पावर लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक, इंटेंसिटी क्या होता है बेटा? इंटेंसिटी होता है एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। तो यहां क्या करेंगे हम? यहां पर हम करेंगे n/t × a मल्टीप्लाई बाय E क्या है? एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। एनर्जी ऑफ 1 फोटोन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। ठीक है, देखो हम कह रहे हैं जितने भी एक लाइट के अंदर जितने भी फोटोन है सबकी एनर्जी बराबर है। तो हमें यह काउंट करना बेटा कितने फोटोन्स आ रहे हैं, जितने फोटोन्स आएंगे उतनी एनर्जी आ जाएगी। पर सेकंड कितने फोटोन्स आ रहे हैं उसके हिसाब से एनर्जी पर सेकंड मतलब पावर आ जाएगी। कितने एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया आ रहा है उसके हिसाब से आपको इंटेंसिटी मिल जाएगी। ठीक है ना? तो सारा खेल किसका है? सारा खेल है नंबर ऑफ फोटोन्स का, फोटोन्स है। ठीक है ना? तो अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं स्मॉल n × e, और n को बोल देते हैं नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं फोटोन फ्लक्स डेंसिटी। क्या बोल सकते हैं? फोटोन फ्लक्स डेंसिटी, कि कितने ज्यादा फोटोन्स पर सेकेंड पर यूनिट एरिया आ रहे हैं, दैट इज द फोटोन फ्लक्स डेंसिटी। आएगा समझ में? अच्छा जी, अब बात समझो। मैंने दो चीजें बताई आपको। पहली चीज बताई एनर्जी ऑफ ए फोटोन, और दूसरी बताई मैंने इंटेंसिटी। ठीक, अब देखो यहां पर एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। मैं यहां लिखता हूं एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, और इंटेंसिटी जो है वो नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड पर यूनिट एरिया पे डिपेंड कर रहा। ठीक है, तो जब क्वेश्चन में कहा जाएगा कि हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, जब भी क्वेश्चन में कहा जाएगा कि हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, तो आपको क्या समझना है? व्हाट यू हैव टू विजुअलाइज,
कि हमने इंडिविजुअल फोटॉन्स की ताकत बढ़ा दी है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब है इंडिविजुअल फोटॉन्स की ताकत को बढ़ा देना, ठीक है ना। एन बढ़ाने का मतलब क्या है, एन क्या है यहां पर, तो बेटा एन होता है फोटोन फ्लक्स डेंसिटी, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, ठीक है ना। तो अगर मुझे इंटेंसिटी बढ़ानी है तो मुझे क्या बढ़ाना पड़ेगा, अगर मुझे इंटेंसिटी बढ़ानी है तो मुझे नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ाना पड़ेगा, मुझे नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ाना पड़ेगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड पर यूनिट एरिया बढ़ाना पड़ेगा। तो बात समझना, जब भी क्वेश्चन कहेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए कि हमने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया है, इसका मतलब आपने इंडिविजुअल फोटॉन्स की ताकत को बढ़ाया है, ठीक है ना। क्वेश्चन कहेगा कि अगर हमने इंटेंसिटी बढ़ाई है, मतलब आपने नंबर ऑफ फोटॉन्स को इंक्रीज कर दिया है। इंडिविजुअल फोटॉन्स की ताकत वही है, बट आपने नंबर ऑफ फोटॉन्स को इंक्रीज कर दिया है। आई बात समझ में, यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है। तो बेटा ये थी आपकी फोटोन थ्योरी। अब इस फोटोन थ्योरी के ऊपर पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ये रहा, ठीक है ना। क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक 2 मिली वॉट लेजर ऑपरेट्स एट अ वेवलेंथ ऑफ 500 नैनोमीटर, ठीक है ना। तो आपको पावर दे रखी है, पावर कितनी दे रखी है, 2 मिली वॉट दे रखी है। मिली का मतलब क्या होता है, 10 टू द पावर -3 होता है, ठीक है। और वेवलेंथ दे रखी है, वेवलेंथ दे रखी है आपको 500 नैनोमीटर दे रखी है। नैनोमीटर का मतलब क्या होता है बेटा, 10 टू द पावर -9 मीटर हो गया। द नंबर ऑफ फोटॉन्स दैट विल बी एमिटेड पर सेकंड, मतलब आपको क्या निकालना है, आपको n/t निकालना है। गिवन प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है, राइट। तो देखो हमने कहा पावर और एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, तो हम कहते हैं पावर होता है n/t इंटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन, राइट ना। एनर्जी ऑफ वन फोटोन क्या होता है, तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन को हम लिख सकते हैं hc/λ। एनर्जी ऑफ वन फोटोन को लिख सकते हैं hc/λ, ठीक है। हमें निकालना है n/t, तो n/t क्या हो गया भैया, p लैम्डा अपॉन में h इंटू सी हो गया ना। p का वैल्यू कितना दे रखा है आपको, p का वैल्यू दे रखा है 2 इंटू 10 टू द पावर -3। लैम्डा का वैल्यू दे रखा है आपको 500 इंटू 10 टू द पावर -9। और h का वैल्यू कितना दे रखा है आपको, h का वैल्यू दे रखा है 6.6 10 टू द पावर -34। और c की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, 3 टाइम्स 10 टू द पावर 8 आपको मिल गया, ठीक है बेटा। आप लोगों को कोई परेशानी यहां तक, तो अगर आप देखें तो पावर्स बहुत क्लोज है वैसे यहां पर, बट एक 15 दिखा रहा है और बाकी तो 16 बाकी नहीं 16 दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं पावर को 16 निकाल भी लूं तो भी मुझे फैक्टर चाहिए होगा कि 1 आएगा कि 5 आएगा कि 1.5 आएगा कि क्या आएगा, ठीक है ना। सो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि मुझे सॉल्व करना पड़ेगा इसको, तो सॉल्व करने की कोशिश करता था, इसको देखते क्या आएगा। तो ऊपर मैंने देखा तो ऊपर आ रहा है 1000 10 टू द पावर -12, 9 और 3 12 होता है। नीचे देखा जाए मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो मल्टीप्लाई करने में हमें कितना मिलेगा, ये हो गया 8.1, 18 और 1 19, 19.8 हो गया। और 10 टू द पावर कितना हो गया, ये आपके पास 10 टू द पावर 5 हो गया। तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो बड़ा 17 10 के पावर -17 बन जाएगा, ठीक है ना। एक 0 हटा देंगे ऊपर से तो 10 की पावर 16 10 की पावर -16 बन जाएगा, राइट। तो 10 टू द पावर -16 के रूप में हमको ऊपर देखने को मिल रहा है, ठीक है बच्चा लोग। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, तो मैं आपको फिर बता दूं, मैंने पावर को क्या लिखा, n/t इंटू ई लिखा, n/t इंटू ई की वैल्यू है hc/λ, ठीक है। ई की वैल्यू है hc/λ। और मुझको क्या निकालना था, मुझको निकालना था n/t की वैल्यू। तो n/t की वैल्यू कितनी आ गई, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड निकालना है। तो n/t की वैल्यू आ गई p इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय h इंटू सी। यहां पे बेटा 34 आएगा, मैंने गलती से 3 लिख दिया, ठीक है ना। 6.3 10 टू द -34 आएगा, मैंने गलती से यहां पर 3 लिख दिया। तो पावर जो है यहां पर ये नहीं आएगी, पावर कुछ और आने वाली यहां पर। सो 34 में से आपको 8 माइनस करना पड़ेगा। तो 34 में से अगर आपने 8 माइनस कर दिया तो आपको कितना मिलेगा, 22 मिलेगा, 22 मिलेगा ना, 26 मिलेगा, सॉरी 10 के पावर -26 मिलेगा आपको, ठीक है। तो नीचे जो पावर आ रही है बेटा वो यहां पर अगर देखें तो पावर आपको मिल रही है 10 के पावर -26, -26 मिल रही है। तो 26 जाएगा हमारा ऊपर, ठीक है।
तो 14 बचेगी पावर, 2 जीरो उसको और वहां पर हम लोग दे सकते हैं। ठीक है ना, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं बेटा, हमने सब कुछ सही करा है। 34 और 8, अगर आप देखें 34 में से 8 माइनस करते हैं तो आपको कितना मिलने वाला है, 26 मिलने वाला है। बिल्कुल ठीक, 10 की पावर माइनस 26 जाएगा, 10 की पावर माइनस 26 ऊपर जाने वाला है यहाँ पर। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके। तो 10 की पावर 26 जब ऊपर जाएगा तो हमें कितना मिलेगा, 10 की पावर माइनस 26 ऊपर जाएगा तो प्लस 14 मिलेगा, प्लस 14 मिलेगा। ठीक है, और यहां हमें मिल रहा है 1000 डिवाइड बाय 19.8, डिवाइड बाय 19.8 हमको यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज 500 नैनोमीटर। ऑलराइट, तो अब इसको हमें सॉल्व करना, देखना कि हमारा आंसर लगभग किसके आसपास आ रहा है। तो अगर 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 मैं इसको लगभग 20 मान लूं, क्योंकि 19.8 है, लगभग मैं 20 मान लूं, तो 20 से काटने पर मैं देख सकता हूं कि 20 पंजे 100 होता है, तो ये 500 मुझे मिल रहा है। 500 सॉरी 50 मुझे यहां पे मिल रहा है, 50 मिल रहा है मुझे यहां पर। ठीक है, तो 50 हमारे पास आ गया, 5 के साथ हम एक जीरो वहां पर दे देंगे, 10 की पावर 15 हो जाएगा। तो 5 इंटू 10 की पावर 15 इज द आंसर, 5 इंटू 10 की पावर 15 इज द आंसर। तो कभी भी कुछ कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी होती है बेटा, ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है। मॉडर्न फिजिक्स केवल एक ऐसा इकलौता चैप्टर है जहां पर कैलकुलेशंस आपको थोड़ी सी वियर्ड या लेंथी आ सकती हैं, आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, बट कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न, अगले वरदान पर। तो वरदान नंबर 3 की बात करते हैं। वरदान नंबर 3 है बेटा आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब यहीं पर आ रही है आपके सामने। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन ने कहा कि देखो भैया, अगर लाइट गिरती है एक मेटल सरफेस के ऊपर, ठीक है, तो लाइट की एक फोटोन की एनर्जी होती है h इंटू एफ, h इंटू एफ होती है। ठीक है, अब जब ये फोटोन गिरता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जब ये फोटोन गिरता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के लिए कोशिश करता है, और वो बाहर निकलने की कोशिश में एक एनर्जी को लूज करता है। लेट अस से दैट एनर्जी इज 5। बाहर निकलने की कोशिश में एक एनर्जी 5 को वो लूज करता है, और बची हुई एनर्जी से वो बाहर निकल जाता है, बची हुई एनर्जी से वो बाहर निकल जाता है। ठीक है ना, तो वो है के ई मैक्सिमम। 5 है मिनिमम एनर्जी लॉस्ट टू कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस। क्या सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसी एनर्जी को लूज करके बाहर निकलते हैं? नहीं, ये कम से कम एनर्जी है। सारे इलेक्ट्रॉन्स में से जो इलेक्ट्रॉन सबसे कम एनर्जी को लूज करते हुए बाहर निकल रहा है वो एनर्जी 5 है। तो जो सबसे कम एनर्जी को लूज करके निकलेगा वो सबसे तेज निकलेगा। ठीक, तो आइंस्टाइन ने कहा कि देखो भैया, h इंटू एफ इज इक्वल टू h इंटू एफ इज इक्वल टू पाई प्लस के ई मैक्सिमम होगा। h इंटू एफ एनर्जी ऑफ ए सिंगल फोटोन, फोटोन आगे टकराया, खट, एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है ना, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद क्या हुआ, वो भागा, और उस भागने के चक्कर में कुछ टकराया, कुछ एनर्जी लूज किया, 5 एनर्जी को लूज किया, और बची एनर्जी से बाहर निकल गया। ठीक, तो ये बची एनर्जी से बाहर निकल गया। अब देखो, जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर बाहर निकला, तो उसको रोकेंगे कैसे? उसको रोकने के लिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से चलने वाले इलेक्ट्रॉन को रोक दे, वो होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। वो पोटेंशियल डिफरेंस जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से चलने वाले इलेक्ट्रॉन को रोक दे, वो होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बीच में एक रिलेशन होता है, एंड दैट रिलेशन इज दैट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E इंटू Vs। Vs क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। चार्ज को जब एक पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें वर्क डन आता है, और वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। क्योंकि उसको रोक रहे हैं इसलिए फाइनेंस को मैं 0 मान रहा हूं, तो जो चेंज हुआ वो के ई मैक्स के बराबर हुआ, E इंटू Vs के बराबर हमने उसको लिख दिया। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल समझ में आया। जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से चलने वाले इलेक्ट्रॉन को रोक दे वो होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये रिलेशन हमारे पास होता है के ई मैक्स और ई वी एस के बीच में।
बहुत अच्छे। अब जो ये फाई होता है इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं। हम कह रहे हैं कि भाई अगर यहां से बाहर निकलने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की सप्लाई, मिनिमम एनर्जी वेस्ट होती है, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी प्राप्त कर रहा है वो भी कम से कम एक एनर्जी आनी चाहिए जो इससे बड़ी होनी चाहिए, तभी जाके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, है ना भाई। तो हमने कहा कि अगर मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है बाहर निकलने के लिए, तो यहां पर एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आना चाहिए। तो हमने लिखा फाई इज इक्वल टू एच इंटू एफ थ्रेशोल्ड। वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को किसे कहते हैं? Threshold frequency is that minimum frequency which is required for the photoelectric emission. इससे कम फ्रीक्वेंसी पर फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा, इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर होगा, इससे कम पर नहीं होगा। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन, TEE, फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है, अच्छा। Now, F को we can always write C by lambda. F को we can always write C by lambda. So there are multiple ways of writing it down. जैसे कि अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो I can write H into F is equals to phi plus A into Vs, ऐसे लिख सकते हैं इसको। इसको हम HC by lambda threshold plus E into Vs ऐसे लिख सकते हैं। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है जो मिनिमम है, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी होगी जो मैक्सिमम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी अगर मिनिमम है तो वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, इससे बड़ी वेवलेंथ आएगी तो भैया फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ राइटिंग इट डाउन, ठीक है ना। आपको फाई लिखना है, थ्रेशोल्ड लिखना है, वो आपकी मर्जी, और क्वेश्चन के हिसाब से आप लिखेंगे। तो क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया, क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइट वेव इज गिवन एज दिस। तो आपको एक लाइट वेव दे रखी है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपके सामने यहां पर ये दे रखी है। अच्छा जी, Now, this light falls on a metal plate of work function 2 electron volt. ये एक मेटल प्लेट पे गिरते हैं, इसका वर्क फंक्शन भी आपको दे रखा। The stopping potential of the photoelectrons is, आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है, कितना होगा। अच्छा, एक चीज और यहां पर दे रखी है, वो है एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 12375 डिवाइड बाय लैम्डा। तो लैम्डा की फॉर्म में कह रहा है कि एनर्जी लिखो, तो हम फॉर्मूला कैसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि लैम्डा की फॉर्म में इसने कहा है लिखने के लिए, तो लैम्डा की फॉर्म में लिखना इज बेटर, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है हमें। जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेव की फॉर्म में अगर हम लिखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये, तो इसमें लिखा जाएगा A साइन या कॉस kx माइनस ओमेगा टी। तो ये k होता है, ये होता है 2 पाई बाय लैम्डा, जो ये ओमेगा होता है ये होता है 2 पाई इंटू। तो हम लैम्डा वाला फॉर्म चुनते हैं बिकॉज हमें लैम्डा की फॉर्म में इसने कहा। तो अगर मैं देखूं x के साथ क्या गिवन है, तो x के साथ गिवन है मुझे k, जो कि होता है 2 पाई बाय लैम्डा, और जो गिवन कितना है मुझे 2 पाई डिवाइड बाय 5 इंटू 10 टू द पावर -7 गिवन है। दैट मीन्स मैं यहां से कह सकता हूं कि लैम्डा की वैल्यू है 5 इंटू 10 टू द पावर -7। बट ये चाहता है कि मैं लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में रखूं, ये चाहता है कि मैं लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में रखूं। तो एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की पावर -10, 10 की पावर -10। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं 5000 मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, और 1000 से, सॉरी 1000 से तो ये हाँ ठीक 1000 ही देगा, सही है। 1000 से मल्टीप्लाई किया, 1000 से डिवाइड किया, 1000 से डिवाइड करने में 10 की पावर -10 बन जाएगा, मतलब ये हो गया 5000 एंगस्ट्रॉम। 5000 एंगस्ट्रॉम, 5000 एंगस्ट्रॉम इज द लैम्डा। और मुझे क्या गिवन है, तो अगर क्वेश्चन को और डीपली पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में वर्क फंक्शन गिवन है 5। तो वर्क फंक्शन की वैल्यू आ गई 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या चीज है, तो बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का ही यूनिट होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 10 टू द पावर -19 जूल्स। लेकिन मैं इसको जूल में कन्वर्ट करना नहीं चाहता, बिकॉज क्वेश्चन ने मुझे कहा है एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आप रख लो, क्योंकि यहां पर आपको वर्क फंक्शन भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है, एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है। तो भैया बेटर है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखते हैं, लास्ट में देखेंगे क्या करना है इसका। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, देखो जो फोटोन की एनर्जी आ रही है वो किसके बराबर होती है, वर्क फंक्शन प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर होती है। आइंस्टाइन की क्वेश्चन ये है ना। अब ई को लिखने का तरीका क्या बताया इसने, मतलब ई को लिखो 12375 डिवाइड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, जो कितना है 5000 एंगस्ट्रॉम है। तो आपका आंसर किसमें निकलेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा जी,
फाई क्या है, फाई है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाई क्या है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस ई टाइम्स वी एस। अब ये वाला ई, ये वाला ई और ये वाला ई काट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब सिंपली ई का मल्टीप्लीकेशन। आप देखो ई का मल्टीप्लीकेशन ही कर रहा है, मैंने कुछ नहीं करा, ठीक है। अच्छा, तो अब वीएस की वैल्यू कितनी आ रही है, तो वीएस की वैल्यू आएगी 12375 डिवाइड बाय 5000 -2। तो 2 से माइनस होते लगभग 10,000 हो जाएगा, माइनस करेंगे जब इसको, तो ये 2375 बचेगा ऊपर और नीचे आएगा 5000, ठीक है। तो सॉल्व अगर करते हैं तो अगर देखें तो नीचे 2 पॉइंट समथिंग आएगा, काटने पर अगर ऊपर 2500 होता तो काटने पर नीचे 2 आता एग्जैक्टली, तो 0.5 आता, पर ये थोड़ा छोटा है तो ये 0.5 थोड़ा सा कम आने वाला है, इसका 0.48 इज द करेक्ट आंसर, 0.48 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर आएगा लगभग 0.48 वोल्ट। तो अप्रोक्सीमेशन के जरिए आप लोग इसको देख सकते हैं कि आंसर 0.48 वोल्ट, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमने यहां पर आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को लगाया, ठीक है, और कॉन्सेप्ट को लगाते हुए अपने आंसर को निकाल लिया, ठीक है बच्चों। आई बात समझ में? चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अब क्या रहा है कि कुछ एनर्जी लेवल्स हैं मॉलिक्यूल्स के जो शो किए गए हैं फिगर के अंदर, ठीक है ना, और आपको पता नहीं वेवलेंथ कितनी होगी। तो अब क्वेश्चन बहुत क्लियरली क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि जब ये यहां से लेकर यहां तक जंप कर रहे हो तो लैम्डा 2 निकलता है, तो यहां पर एक एनर्जी गैप है। कितना एनर्जी गैप है, इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4/3 को ई से माइनस करोगे, कितना एनर्जी गैप आएगा 1/3, मतलब E/3 आएगा। और यहां से लेकर यहां तक का एनर्जी गैप है वो कितना है बेटा, वो ई का एनर्जी गैप है। तो ई का एनर्जी गैप आपको लैम्डा 1 दे रहा, E/3 का एनर्जी गैप आपको लैम्डा 2 दे रहा। तो आपको इनका रेशियो बताना है, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 का रेशियो क्या होगा, ठीक है। एनर्जी गैप के रेशियो आपको मिल चुके हैं। एनर्जी का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है कि ई की वैल्यू होती है hc बाय लैम्डा, ई की वैल्यू होती है hc बाय लैम्डा। तो अब आप लैम्डा 1 और लैम्डा 2 निकाल सकते हैं, उनका रेशियो निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखना बेटा, ये आपके लिए होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखना, ऑलरेडी हिंट में आप लोगों को दे चुका हूं। आइए चलते हैं अगले वरदान पर। अगला वरदान आपके पास है फोटो इलेक्ट्रिक ग्राफ। अब फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बाद ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन आते हैं ग्राफ के ऊपर, उसको समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो ग्राफ आता है वो आइंस्टाइन की इक्वेशन के ऊपर ही ग्राफ आता है। तो आइंस्टाइन ने कहा कि भैया देखो h इंटू एफ होगा फाई प्लस ई इंटू वी एस। तो वी एस की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी h इंटू एफ डिवाइड बाय ई माइनस फाई डिवाइड बाय ई को डिवाइड कर दिया, फाई को तो ले आया। तो यहां पर एक ग्राफ आता है जो कि बोला जाता है कि आप बनाओ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी के बीच में, इस इक्वेशन को लेते हुए। यहां पर फ्रीक्वेंसी की जगह पर हम सी बाय लैम्डा भी कर सकते हो, तो लैम्डा के साथ भी ग्राफ हो सकता है, 1 बाय लैम्डा का भी ग्राफ हो सकता है, कुछ भी आ सकता है। बट इक्वेशन कहीं ना कहीं ऐसे लगने वाली है। जब इक्वेशन आपके सामने ये आने वाली है तो आप यहां पर देखेंगे एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो स्ट्रेट लाइन जो बनेगी वो कुछ अब आपके पास ऐसे बनने वाली है, पॉजिटिव स्लोप। इस लाइन का जो स्लोप रहेगा h बाई ई होगा। जो y इंटरसेप्ट है बेटा वो नेगेटिव हो जाएगा। कैसे लिख पा रहा हूं मैं बेटा, एक लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू mx प्लस सी। y पे मैंने vs लिख दिया, x पे मैंने f लिख दिया। तो जो ये बचा बेटा ये आपका m हो गया जिसको हम स्लोप कह रहे हैं, और ये आपका c हो गया, नेगेटिव है तो नीचे की तरफ आएगा ये, ठीक है। तो अब देखो इस ग्राफ में आपको समझना है कि जो स्लोप है उसमें h आ रहा और e आ रहा। h और e सभी मेटल के लिए सेम होगा। तो अगर ये मेटल 1 लेते हो आप और दूसरा मेटल लेते हो यहां पर, तो उन दोनों के लिए स्लोप तो सेम ही आएगी। डिफरेंस होगा इसका केवल वर्क फंक्शन में। जितना आगे जाओगे उसका वर्क फंक्शन उतना ही ज्यादा हो जाएगा। तो अगर आपने मेटल 2 लिया तो स्लोप दोनों की सेम हो जाएगी, लेकिन फाई 1 छोटा होगा, फाई 2 बड़ा हो जाएगा। तो एक तो ग्राफ आपको मिलता है इस तरीके से। दूसरा ग्राफ आपको मिलता है बेटा करंट वर्सेस पोटेंशियल का। करंट वर्सेस पोटेंशियल ग्राफ मिलता है, ठीक है। तो हम कहते हैं एक स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में हम एक पोटेंशियल लेते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। इस पोटेंशियल तक आते आते करंट 0 हो चुका होता है, ठीक है। तो करंट जो बढ़ता है वो बढ़ता है कुछ इस तरीके से। क्या मतलब है सब, हम लाइट डाल रहे हैं मेटल सरफेस के ऊपर, हमने एक बैटरी लगा रखी है। जैसे जैसे बैटरी की वोल्टेज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे करंट बढ़ रहा है, लेकिन एक लिमिट तक बढ़ता है, उसके बाद करंट बढ़ना बंद हो जाता है। इसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट। क्या बोलते हैं इसको, सैचुरेशन करंट बोलते हैं, सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट किस चीज पर डिपेंड करता है, सैचुरेशन करंट डिपेंड करता है कि
कितने ज्यादा फोटोन्स गिर रहे हैं, ठीक है ना। इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, स्मॉल एन पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है कि कितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, कितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। मतलब अगर वर्क फंक्शन छोटा होगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा, अगर जो बाहर से जो फोटोन गिर रहा है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, तो भी स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है वर्क फंक्शन पे और गिरने वाले इलेक्ट्रॉन्स की, गिरने वाले फोटोन्स की एनर्जी पर, या उनकी फ्रीक्वेंसी पर, या उनकी वेवलेंथ पर, ठीक है। उनकी एनर्जी बढ़ा दोगे तो तेजी से इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है फोटोन की एनर्जी पर एंड वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन घटाने पर ये बढ़ता है, फोटोन की एनर्जी बढ़ाने पर ये बढ़ता है, ठीक है। और सैचुरेशन करंट कब बढ़ता है, जब नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ते हैं या इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ती है, ठीक है बच्चों। तो ये दो ग्राफ हैं जो मैक्सिमम पूछे जा सकते हैं आप लोगों से इस चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म यूजिंग द डिफरेंट मेटल्स पी क्यू एंड आर। तीन अलग अलग मेटल प्लेट्स हमने ली पी क्यू एंड आर, जिनका वर्क फंक्शन आपको यहां पर दे रखा है, फाई पी, फाई क्यू एंड फाई आर। तो अगर आप देखेंगे तो वर्क फंक्शन जो है वो आर का सबसे ज्यादा है, क्यू का उससे कम है और पी का सबसे कम है। The light beam containing the wavelength of 550, 450 and 350 are of with equal intensity illuminates the plate. The correct IV graph of the experiment is, ठीक है ना। तो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट हमने यहां पर डाली है, ठीक है, और तीनों अलग मेटल प्लेट्स के ऊपर हमने डाली है, ठीक है। और हम जानना चाहते हैं इनमें से कौन सा ग्राफ जो है वो करेक्ट है, ठीक है। हमें अलग अलग वेवलेंथ की भी ऐसा कोई रिक्वायरमेंट यहां पर नहीं थी, ठीक है। हमें बस बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट IV ग्राफ है। तो बात समझना, यहां पर आप बात समझना, तीन अलग अलग वेवलेंथ यहां पर इसलिए दिखा रखी है क्योंकि कोई वेवलेंथ P के लिए होगी, कोई वेवलेंथ Q के लिए होगी, कोई वेवलेंथ R के लिए होगी, ठीक है ना। अलग अलग वेवलेंथ आपको इसलिए मिलने वाली है, ठीक है। अब बात तो समझो, इंटेंसिटी बराबर है, बात समझना, इक्वल इंटेंसिटी कहा है, इंटेंसिटी बराबर है, ठीक है ना। अगर इंटेंसिटी बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इंटेंसिटी बराबर है तो सैचुरेशन करंट को बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया आपको कि जो सैचुरेशन करंट होता है वो नंबर ऑफ फोटोन्स या फिर इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। यहां पर मैं कह रहा हूं कि इंटेंसिटी क्वेश्चन ने कहा है बराबर है, अगर इंटेंसिटी बराबर है तो सैचुरेशन करंट बराबर होना चाहिए। तो भैया ए एंड सी तो गलत ही हुआ, ए भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया। अब बी और डी में से कोई एक आंसर बन सकता है, ठीक है ना। अब देखो, अगर 550 नैनोमीटर की वेवलेंथ डाली तो इस वेवलेंथ का मतलब क्या है, हमने एनर्जी कम डाली, वर्क फंक्शन भी हमें यहां पर कम दिख रहा है, ठीक है। तो अगर मैं वर्क फंक्शन के हिसाब से यहां पर डिसाइड करने की कोशिश करता हूं तो मुझे इक्वेशन यहां पर जो लगानी पड़ेगी स्टॉपिंग पोटेंशियल, E टाइम स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा माइनस 5P, माइनस 5 बेसिकली, 5P क्या करना, 5 लिख सकते हैं खाली, -5, ठीक है। तो अब मुझे वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इनमें से किसकी वैल्यू बड़ी है, किसकी वैल्यू छोटी है। जिसकी वैल्यू बड़ी है उसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा। अब जैसे इधर से बात करते हैं, नाउ टू अप्रोक्सीमेटली से द वैल्यू ऑफ HC इज 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम होती है, ये वैल्यू होती है। वैसे टू बी एग्जैक्ट 12375 होती है, जो आपको पिछले एग्जांपल में भी दिखाई गई थी, बट अप्रोक्सीमेटली इट इज 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, राइट। इफ यू वांट टू राइट दिस इन नैनोमीटर, तो नैनोमीटर दे रखा ना, एक जीरो हटा देंगे हम, वी कैन रिमूव 1 0 एंड वी कैन राइट दिस इन नैनोमीटर्स, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर लिख सकते हैं उसको, ठीक है। सो नैनोमीटर में डालने के लिए आपको एक जीरो को हटाना पड़ेगा बस, तो 1240 अप्रोक्सीमेट आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। और डिवाइड बाय लैम्डा आपको करना है, लैम्डा कितना है 550 है नैनोमीटर। तो अब नैनोमीटर से नैनोमीटर कट गया, अब माइनस करना है वर्क फंक्शन जो कितना है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कितना है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ई और ई यहां पर जो है वो कट जाता है, और यहां से हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू मिलती है। तो आपने सबसे पहले ये वैल्यू निकाली किसके लिए, पी के लिए वैल्यू निकाली। सिमिलरली आप यही वैल्यू निकालोगे किसके लिए, आप क्यू के लिए वैल्यू निकालोगे, और फिर सिमिलर क्या करोगे, आप आर के लिए वैल्यू निकालोगे, ठीक है ना। तो क्यू के लिए निकालोगे तो क्या वैल्यू आएगी 1240 डिवाइड बाय 450 आएगा, डिवाइड बाय 450 आएगा, -2.5 हो जाएगा, -2.5 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जब आप आर के लिए निकालोगे, एस
स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर आर निकालोगे तो होगा 1240 डिवाइड बाय 350 माइनस 3 करना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि यहां पर आपके पास 3 आ रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब इन तीनों को सॉल्व करके आपको देखना पड़ेगा कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा, एंड अकॉर्डिंगली आप चुनोगे कि ये आंसर आएगा कि ये आंसर है। क्यू तो बीच में बैठा है, दोनों में क्यू और पी तो बीच में बैठा, तो आप बेसिकली क्यू वाले को एलिमिनेट कर दो, इसको हटा दो, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आपको केवल जज करना है इसको और इसको, इन दोनों को आपको सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा कि कौन बड़ा और कौन छोटा है, कौन बड़ा और कौन छोटा है। इन दोनों को अगर आपने जज कर लिया तो आप बता पाओगे कि आपका करेक्ट आंसर यहां पर क्या आने वाला है, ठीक है। तो सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, थोड़ी सी यहां पर आपको काटाबीटी करनी पड़ेगी, आंसर निकालना पड़ेगा, बट क्वेश्चन करने का तरीका मैंने आपको समझा दिया है। अभी हम कैलकुलेशन करने में समय वेस्ट नहीं करते, ठीक है ना, कि इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, जो भी स्टॉपिंग पोटेंशियल बड़ा आएगा वो यहां पे पुट करके आपको आंसर मिलेगा। तो जो ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का पॉइंट है, ये मैं आपको समझा देता हूं। जो ये वाला पॉइंट आपके पास है बेटा ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का पॉइंट है, ठीक है, ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ पी, स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ क्यू, स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ आर। यहां पर उल्टा हो गया, यहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ आर यहां आ गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ पी यहां आ गया। तो अब आपको देखना है आर का बड़ा है कि पी का बड़ा है। अगर आर बड़ा निकला, सपोज करते हैं ये बड़ा निकला, सपोज करते हैं कि ये बड़ा निकला, अगर ये बड़ा निकला तो उसका मतलब क्या है, आर वाला बड़ा है, तो मतलब अब ये आंसर लिखो। अगर ये छोटा निकला तो ये आंसर आएगा। सैचुरेशन करंट बराबर होगा क्योंकि इंटेंसिटी बराबर है, और वीएसआर के लिए आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, सॉल्व करेंगे, पुट करेंगे, यू विल गेट द करेक्ट आंसर। समझ गए बेटा, इस टाइप से ये क्वेश्चन आपको करना होगा। चलो तो बेटा आप कैलकुलेशन करना है इसकी और मुझे बताना आंसर बी आया कि डी आया। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर करना कि बी आया कि डी आया। कैलकुलेशन आप कर सकते हो, इक्वेशन मैंने बना दी है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है एडवांस का क्वेश्चन है बेटा, तो इसमें 2 आंसर भी ठीक हो सकते हैं। एडवांस का क्वेश्चन है, 2 आंसर भी ठीक हो सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद इंसिडेंट फोटोन वेवलेंथ लैम्डा, टॉपिक पोटेंशियल इज वी नॉट, ठीक है, आइडेंटिफाई द करंट रिलेशन। अच्छा, अब जैसे कि मैंने आपको जो इक्वेशन जो मैंने आपको वरदान देता बस डायग्राम बनवाया था उसमें फ्रीक्वेंसी के साथ था, यहां पर वेवलेंथ के साथ क्वेश्चन आया है। तो जब वेवलेंथ के साथ क्वेश्चन आएगा तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, हम बोलेंगे देखो हम बोलेंगे h इंटू सी बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू फाई प्लस ई वी एस, ये लिखते हैं हम। तो वी एस की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, ये है एच सी बाय ई लैम्डा माइनस फाई बाय ई मिल रहा है। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाते हैं 1 बाय लैम्डा के साथ, 1 बाय लैम्डा के साथ, तो इधर फिर से लीनियर ग्राफ बन गया, वी एस स्लोप एच सी बाय ई, एक्स 1 बाय लैम्डा हो गया और फाई बाय ई हो गया, नेगेटिव इंटरसेप्ट, ठीक है। तो 1 बाय लैम्डा के साथ आपका बिल्कुल वैसा सा ही ग्राफ मिल रहा है जैसे जैसे ग्राफ आपके पास पहले मैंने बताया था, तो बिल्कुल ग्राफ आपका मैच कर रहा है सी। तो सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। बट ये एडवांस का क्वेश्चन है तो इसमें एक से ज्यादा भी ठीक हो सकते हैं, तो आपको लैम्डा वाला ग्राफ भी चुनना होगा। तो पहली बात तो आप ये समझिए कि लैम्डा के साथ ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि 1 बाय लैम्डा है, लैम्डा बढ़ रहा तो ये भैया घटने वाला है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि भैया ये तो ग्राफ बन ही नहीं सकता, ये ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन का बन ही नहीं सकता, ये तो गलत हो गया आपका ग्राफ। स्ट्रेट लाइन आता है जब लीनियर बनता है, लीनियर है ही नहीं, 1 बाय लैम्डा के फॉर्म में है, ठीक है। तो ग्राफ तो कर्व बनेगा, ग्राफ तो कर्व बनेगा। अब कर्व ऐसा बनेगा कि इस तरफ बनेगा किस तरफ बनेगा देखने वाली बात होती है। तो लैम्डा की बात समझिए, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होती है, मतलब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ से बड़ी वेवलेंथ नहीं हो सकती, एक वेवलेंथ से बड़ी वेवलेंथ नहीं हो सकती, इससे बड़ी वेवलेंथ गायब हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज अ करेक्ट ग्राफ। तो दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट ग्राफ। पहली बात स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये गलत क्यों हुआ, स्ट्रेट लाइन बनी, स्ट्रेट लाइन नहीं है। दूसरी बात लैम्डा घट रहा तो वी नॉट बढ़ रहा, लैम्डा घटेगा ये टर्म बड़ी हो जाएगी तो वी एस बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास ए भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, दो आंसर इसके करेक्ट हमको मिल रहे हैं, ठीक है बच्चा लोग। हालांकि ये मैं आप लोगों को होमवर्क में देने वाला था, लेकिन मैंने अब पिछला जो क्वेश्चन था उसको कैलकुलेशन में छोड़ दिया था, अब वो आपके लिए होमवर्क था, उसका आंसर आप बताएंगे, इसका आंसर मैंने बता दिया है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही काफी है। ये था आपके पास मॉडर्न फिजिक्स का डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। मिलेंगे अगले लेक्चर में। सी यू, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।